देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। हमने देख लिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसके पिलर्स या प्रिंसिपल्स हमने देख लिए। हमने ये देख लिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो फेसेस में डिवाइड है। फर्स्ट फेज का पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो सेबी का एलओडीआर के रेगुलेशंस आते हैं, रेगुलेशन 17 से 27, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके अलावा हमने ये देख लिया फैमिली ओन बिजनेस के अंदर किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों हमारा एक और टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। इस टॉपिक को देखिए, मैं यहां से समझाना आपको स्टार्ट करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहानी सुनिएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। बच्चों जब 1947 के अंदर 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि देश अंग्रेज लूट कर गए थे, लुटा लुटाया देश छोड़कर गए थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनमें से एक जो प्रॉब्लम थी वो सुनिए वो क्या थी। जवाहरलाल नेहरू जी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। वो ये नहीं समझ पा रहे थे इंडिया की इकोनॉमी कैसी होगी। देखिए तीन तरह की इकोनॉमी होती है, आप जानते हैं। एक इकोनॉमी होती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि देश में सरकार कुछ नहीं बनाएगी, ना कुछ बेचेगी, सरकार बस बैठ जाएगी। और जो पूंजीवादी लोग हैं, अमीर लोग हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे। ये एक तरह की इकोनॉमी होती है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, सीएमए फाउंडेशन में 11th में 12th। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा क्या इंडिया की इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए? उन्होंने बोला ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हो गई तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो कि प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर लोगों को बेचते हैं, उनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है। तो कैपिटलिस्ट लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन उसकी कीमत, प्राइस वो होगी जो अमीर लोग खरीद पाए, गरीब लोग बेचारे भूखे मर जाएंगे। ये तो नहीं होगा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम। जवाहरलाल नेहरू जी का डिसीजन था। फिर उन्होंने सोचा कि दूसरी तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब होता है सरकार सब कुछ बनाएगी। अब जवाहरलाल नेहरू जी बोले यार अगर सरकार सब कुछ बनाने लग गई तो दो प्रॉब्लम है। पहला, अंग्रेज लूट कर गए, सरकार के पास में पैसा ही नहीं है कि वो सब कुछ बना दे। और दूसरा, अगर सरकार सब कुछ बनाने लग गई तो कंपनी, जो देश के अंदर के लोग हैं, वो ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि यार सरकार सब कुछ क्यों बना रही है, क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तीसरा टाइप का जो होता है इकोनॉमिक सिस्टम वो अलाउ किया, और वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। सरकार भी कुछ प्रोडक्ट्स को बनाएगी, वो प्रोडक्ट सरकार ही बनाएगी, और अलग प्रोडक्ट्स जो है उनको पब्लिक बना सकती है, मतलब कैपिटलिस्ट लोग बना सकते हैं। तो कुछ चीजें तो सरकार ने अपने लिए रिजर्व रख दी, लाइसेंसिंग, कि हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। और कुछ चीजें ऐसी थी जिनको सरकार भी बना रही थी और कैपिटलिस्ट लोग भी बना रहे थे। अब सुनिएगा, जब ये मिक्स्ड इकोनॉमी रखी गई देश में तो बिजनेस दो टाइप में बट गया। एक तो बट गया बिजनेस जिसको बोला जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, SOE। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का मतलब है वो कंपनीज जिनको गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही है। जैसे एयर इंडिया थी पहले, सरकार चला, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। और दूसरी होती है नॉन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, मतलब सरकार नहीं चला रही है, कैपिटलिस्ट आम आदमी चला रहा है, पब्लिक चला रही है उसको, जो उसका ओनर है वो उसको चला रहा है। अब जब ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनाई गई, ऐसी कंपनियां जो जिसके अंदर सरकार प्रोडक्ट्स बनाएगी, उसका मेन इंटेंशन था वेलफेयर। क्योंकि देखो आज आशीर्वाद आटा भले से बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपए का 5 किलो मिलता होगा, जिसको गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। सरकार को पता है गरीब आदमी को हमें 2 रुपए किलो गेहूं देना पड़ेगा, तब जाकर उसका रोजी रोटी चल सकती है।
आ रही है मेरी बात समझ में? इसलिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनाए गए। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं, वो कंपनीज होती हैं, वो बिजनेस होती हैं जिनको कौन होता है उनका रेगुलेटर, गवर्नमेंट होती है उनकी रेगुलेटर। और क्यों ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अगर सभी नॉन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हो गई तो गरीब लोग जो है वो प्रोडक्ट्स खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट महंगे दामों पर बेचेंगे जिसको आम आदमी या गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा। लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के पास में सही दाम पर, कम दाम पर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस पहुंच जाए, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को रन करती है जिसे हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बोलते हैं। जैसे बीएसएनएल, बहुत सस्ते में होता है बीएसएनएल का सब कुछ, लॉस में चल रही है, क्यों? क्योंकि वो वेलफेयर के लिए बनाई गई है। एयरटेल या आइडिया और इन सब की तरह नहीं है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करे। तो बच्चों सबसे पहला तो बात ये आ जाती है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए रेगुलेट करती है, पब्लिक को कम से कम दाम पर, रीजनेबल दाम पर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी तो मेरे को समझ में आ गई, लेकिन सर ये मैं समझ गया हूं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज क्या होता है, लेकिन मुझको ये बताइए सर कि ये जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मैंने सुना है कि इसने अपनी गाइडलाइंस दी थी। ये बहुत ज्यादा ज्ञान बांटता है, पहले भी इसने ज्ञान दिया था, पहले भी इसने गाइडलाइंस दी। इसने ओईसीडी ने अपनी गाइडलाइंस दी हुई है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि भैया मेरे ये रूल्स हैं, मेरा ये एडवाइस है, मेरी ये गाइडलाइंस है, अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया जाए तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बहुत ही बेहतर तरीके से देश के अंदर काम कर सकती है। हमें ये तो समझ में आ गया सर कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज वो होती है जिनको गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए चलाती है। क्वेश्चन ये आता है कि ओईसीडी ने ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस दी थी उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए। हाँ वो आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम उसको भी देखेंगे। ओईसीडी बोला कि भैया मैं कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, और मेरी जो गाइडलाइंस हैं वो गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी कि कैसे उन्हें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सही तरीके से एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली देश में चलाना चाहिए। मैं ये जो गाइडलाइंस दे रहा हूं वो गाइडलाइंस क्यों दे रहा हूं, मेरा एम क्या है, मेरा पर्पस क्या है? बोला मेरा एम ये है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है वो एफिशिएंसी से चले, ट्रांसपेरेंसी से चले, अकाउंटेबिलिटी के साथ में चले और प्रोफेशनलिज्म उसमें शो हो। ऐसा नहीं है सरकारी काम है तो कंपनियां भी बस ऐसे ही सोती और आलसी से, प्रोफेशनल तरीके से चलनी चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि यार सरकारी काम है, गवर्नमेंट है तो हम तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो 2 रुपए किलो गेहूं देंगे तो सड़ा हुआ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर ना एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे वीट, गेहूं या दूध, हम जो प्रोडक्ट पब्लिक को कम दामों पर सस्ते में दे रहे हैं उसकी क्वालिटी प्राइवेट वालों से बेहतर होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए उनके बीच में। इस पर्पस के साथ में ओईसीडी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए गाइडलाइंस लेकर आया। क्या क्या गाइडलाइंस लेकर आया बच्चों, एक बार ये देखो, बड़ी ही सिंपल सी बात है। उसने बोला सबसे पहले रैशनल्स फॉर स्टेट ओनरशिप। इसका मतलब है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनको गवर्नमेंट चला रही है, याद रखे वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए चलाई जा रही है, याद रखे कि वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए चलाई जा रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, स्टेट्स रोल्स एज एन ओनर। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट उसको चला रही है ना वो ओनर की तरह भले ही से चला रही है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कर लेगी कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और उसमें कोई हमको भाव नहीं दे रहा है इसलिए बंदे को बेचारे को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। नहीं, वहां पर जाओ तो भी प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत लगाई जा सकती। तीसरा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो भी मार्केट के अंदर ही है। कहने का मतलब क्या है, देखो आज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कौन चला रहा है, गवर्नमेंट। आज सोचो मैं बात करता हूं मिल्क की,
कि गवर्नमेंट कंपनी मिल्क बेच रही है और प्राइवेट कंपनी भी मिल्क बेच रही है। यार गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उसके वो तो फाइनल अथॉरिटी है। कल को गवर्नमेंट ये बोल दे, नया रूल निकाल दे और वो ये बोल दे मिल्क आज से जो है वो गवर्नमेंट वाला ही बिकेगा, या कुछ ऐसा रूल निकाल दे जिससे प्राइवेट कंपनीज को सच में प्रॉब्लम होने लग जाए, तो फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा है, फिर गवर्नमेंट अपना गलत फायदा उठा रही है। चाहे से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, आप सस्ते दामों पर दे रहे हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए दे रहे हो, और लेकिन आप प्राइवेट कंपनी से कंपटीशन करो अपने उस प्रोडक्ट के लिए, और कंपटीशन फेयर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सरकार हो तो बस अपना कोई दादागिरी टाइप चलाने लग गए, ये नहीं। तो ये 3 गाइडलाइंस दी उसने। सबसे पहले बोला पब्लिक के बेनिफिट में, दूसरे बोला ट्रांसपेरेंसी में काम होना चाहिए, तीसरा बोला फेयर तरीके से कंपटीशन होना चाहिए, सभी शेयर होल्डर्स हैं, सभी इन्वेस्टर हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको कुछ ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स के और बिजनेस के जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि आदमी पुलिस स्टेशन में जाते हुए डरे नहीं कि यार मैं खुद ही एफआईआर लिखाने जा रहा हूं और कहीं मुझे ही नहीं पकड़ लिया जाए, कहीं मुझे किसी केस में ना फंसा। एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, बंदे को एक कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि सरकार मेरे लिए ही तो बनी है, वो चाहती है कि मैं उसके पास में अपनी प्रॉब्लम लेकर जाऊं, वो सॉल्व कर देगी। डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उस एंटरप्राइजेस के, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए। तो मेनली जो उसने गाइडलाइंस बताई थी वो वही गाइडलाइंस है जो हम बार बार देखते हैं कि चाहे से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करेगी, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, पब्लिक के लिए बेनिफिट में काम होना चाहिए, पब्लिक के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओईसीडी जो है वो कुछ गाइडलाइंस देकर गया था। क्लियर है बच्चों ये चीज यहां तक? एक बार मुझे बताएं, क्या आपको ये समझ में आया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज क्या होता है? क्या आपको ये समझ में आया ओईसीडी ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी? एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं। देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है ये वाला टॉपिक आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगे कि सर थोड़ा थोड़ा बोरिंग है। अब वो तो इसलिए बोरिंग है यार क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, और इसलिए बोरिंग है क्योंकि हम डेली लाइफ में इस चीज को देखते हैं, कुछ नया नहीं है हमारे। हाँ, नया जो है वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो देखो। वो देखो बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, मैं फिर से बोलूं, एक बार नहीं आया, कम से कम 3 से 4 बार आया है। लिखा नोट्स में एक बार है क्योंकि बार बार उसको लिख के मैं करूंगा क्या लेकिन ये 3-4 बार क्वेश्चन आया, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया ओईसीडी की क्या गाइडलाइंस है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आंसर आप लोगों को पता है बच्चों। चलिए यहां तक तो आपकी बात आपको समझ में आ गई, लेकिन और ये वाला क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका आंसर हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। एक दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है, उसको समझिएगा आप। अब वो क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन है, स्टेट ओन्ड बिजनेस को चलाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैनर में, स्टेट ओन्ड बिजनेस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए चलाने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। क्या क्या उनमें से मेन डिफिकल्टी क्या क्या है? जैसे कोई नॉर्मल कंपनी होती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है, फैमिली ओन्ड बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है। ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होती है ना, जिनको गवर्नमेंट चला रही है, उनमें बहुत डिफिकल्टी आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कराने में। ऐसा क्यों भैया, क्यों आती है ऐसी डिफिकल्टी? कोई बता सकता है एक बार इसका आंसर बच्चों? क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। क्या डिफिकल्टीज आती है आखिर इस तरह के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलाने में? देखो बच्चे, मेन डिफिकल्टी एक है जो बार बार रिपीट होती है। नहीं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेवर में जाओ बच्चे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। आप नॉर्मल पब्लिक को ध्यान में नहीं, आप एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर पता है क्या हो? आपको पता है बच्चों, आपने अपनी लाइफ में ना देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा कभी,
मैं ऐसा कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा, अगर कोई पॉलिटिक्स, एक बच्चे ने लिखा पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही जवाब। आप देखिए, अगर कोई हवलदार बन जाता है ना, हवलदार, मैं इंस्पेक्टर भी नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर भी नहीं बोल रहा हूँ, हवलदार बन जाता है ना कोई, जिसको ठुल्ला बोलते हैं बहुत बार तो बड़े बड़े शहरों में, अगर कोई हवलदार का एग्जाम, कोई तहसीलदार का एग्जाम पास हो गया, कोई बैंक में पीओ लग गया, उसकी चाल बदल जाती है अगले दिन से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें आ जाता है। अब आप सोचिए, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनके अंदर तो बड़े बड़े आपके सिविल एस्पिरेंट्स बैठे हैं, आईएएस आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है, और वो उसका हेड है जिले के अंदर, वो उसको गवर्न करना है, वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसने बहुत अच्छी पोजीशन पढ़ लिख के करी है, लेकिन माइंड में बहुत बार, हर किसी के साथ में ना सही, बहुत बार बहुतों के साथ में ऐसा हो जाता है, यार मैं तो आईएएस हूं, मैं तो आईपीएस हूं, मैं तो इंस्पेक्टर हूं, मैं क्या इन लोगों से बातचीत करूंगा। जो सरकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में। ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग खुद को मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, और होते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो दूसरे बंदे की या पब्लिक को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, और उनके ऊपर हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक पावरफुल पोजीशन पर बैठे हैं। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो हम भी उनसे बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं कि सर प्लीज आप इस काम को कर दो, उसके बाद करते रहना जो आपको करना है। मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो मेन प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी। इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। फिर चाहे से वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं, फिर चाहे से वो बैंक से आए हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आए हुए, कहीं से भी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, मेन प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी की, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल। तो एक बार सभी बच्चे चैट पर मुझे बताएं, क्या आपको फैमिली ओन बिजनेस समझ में आया, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आए, क्या आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज समझ में आया, और ओईसीडी की गाइडलाइन समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी भी तरह का डाउट है बच्चे, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट स्टेज चल रहा है। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इस चैप्टर का, फिर हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस बने। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे चलिए, आगे चलो बच्चे। अब बच्चे, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं ना, एमओयू, अगर आपने स्टार्टिंग में इसे बहुत आराम से समझ लिया, तो इतनी सारी जो आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही है, वो समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, एमओयू, मेमोरेंडम, एम से मेमोरेंडम और यू से अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है कि जब कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनता है, मान लो एक एबीसी नाम की कोई नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बन गई, तो गवर्नमेंट जो होती है ना, वो उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के साथ में एक एग्रीमेंट करती है, जिसे एमओयू बोला जाता है। और गवर्नमेंट उससे ये बोलती है कि तुम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज तो बन गई हो, लेकिन ये कोई तुम्हारा घर का वो नहीं है कि खुद का बिजनेस है और जैसे चाहो वैसे चलाओगे, ना ना, याद रखना पब्लिक के बेनिफिट के लिए चलाना है तुम, मेन इंटेंशन पब्लिक का बेनिफिट करना है। मैं तुम्हारे साथ में एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसके अंदर टर्म्स कंडीशन लिखी है, किस किस तरीके से तुम काम करोगे, और उसके अलावा साल में 2 बार, एक ईयर में 2 बार तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा, तुम्हारी चेकिंग होगी। हम चेकिंग करेंगे कि तुम्हारा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उसके ऊपर हमने जो रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस एग्रीमेंट के अंदर हमने जो जो टर्म्स कंडीशन लिखी है, क्या तुम उनको फॉलो करते हुए अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को चला रही हो? क्या पब्लिक को सच में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है? कहीं पब्लिक का लॉस तो नहीं किया जा रहा है? कहीं पब्लिक से रिश्वत तो नहीं ली जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट कंपनी से तुम मिल गए हो? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं बच्चे में, मेरा जो नेटिव प्लेस है ना, मेनली मेरा जयपुर में ऑफिस है, और मेरा जो नेटिव प्लेस है, जब मैं स्टार्टिंग में पहले पढ़ता था, तब तो बस से आया करते थे, है ना, अब तो चलो गाड़ी वाड़ी ले ली, पहले बस से आया करते थे।
तो सरकारी जो बस होती है रोडवेज, जयपुर में एक जगह है नारायण सिंह सर्किल, वहां खड़े हो जाओ जाकर 2 मिनट में मेरा जहाँ पे घर है वहां के लिए बस मिल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि जो रोडवेज बस है सरकारी, जिसका पैसा सरकार को जाता है, वो उस रूट पे, और ये राजस्थान का सबसे फेमस रूट है, उस रूट पे रोडवेज बस धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है, क्योंकि लोक परिवहन करके बसेस स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसकी तह तक जाओगे तो ये लोक परिवहन टोटल 155 बस चलती है, जिसमें से कुछ तो वसुंधरा राजे की है और कुछ सचिन पायलट की है। मतलब जहां पर पहले रोडवेज बस इस रूट पर ज्यादा से ज्यादा चल रही थी, जिनका पैसा सरकार को मिल रहा था, सरकार ने, कुछ पॉलिटिशियन ने उसको बंद करवा के अपनी प्राइवेट बसें चलवानी, ताकि उनका पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में आने लग जाए। इसीलिए सरकार जब भी कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनाती है, उसके साथ में एमओयू साइन करती है और उससे क्लियरली बोलती है कि हम तुम्हारे को एग्रीमेंट में कंडीशन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, ये रूल्स रेगुलेशन है, 1 साल में 2 बार इवेल्युएशन होगा, और तुम्हारे इवेल्युएशन की जो रिपोर्ट बनेगी ना, उस रिपोर्ट में रिमार्क लिखा जाएगा तुम्हारा कि गुड, अच्छे से काम किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से काम किया, सेटिस्फैक्टरी, ठीक ठाक काम किया, बिलो एवरेज, एकदम बेड़ा गर्क करके पटक दिया, पब्लिक को बर्बाद कर दिया, एंटरप्राइज बर्बाद कर दी। तो बच्चों ये एमओयू बनता है, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये गवर्नमेंट और उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बीच में बनता है, और इसका इवेल्युएशन किया जाता है। 1 साल में 2 बार इवेल्युएशन किया जाता है, और उस इवेल्युएशन के बेसिस पर रेटिंग दी जाती है उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को कि उसने अच्छा काम किया कि बेकार काम किया। बच्चों ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है काफी बार, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, स्टेट ब्रीफली द इवैल्यूएशन ऑफ एमओयू, और यहां पर मैंने पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है, ये तक लिखा हुआ है कि एट द एंड रेटिंग दी जाती है। और अगर किसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की मान लो रेटिंग गलत आ गई, रेटिंग खराब आ गई कि यार इसने तो पुअर काम किया, तो गवर्नमेंट उससे बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, चल मान लिया तुमने पुअर काम किया, हम ये मान लेते हैं तुम्हारे एरिया के अंदर प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए शायद तुमने पुअर काम किया, हम तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपनी रेटिंग सुधार दो। तो एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि गवर्नमेंट अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के साथ में बनाती है, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन, एग्रीमेंट, टर्म्स, कंडीशंस होती है, और इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, 1 साल में 2 बार किया जाता है, और इसके बेसिस पर रेटिंग दी जाती है। अगर किसी पब्लिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की अगर रेटिंग गलत, खराब आ जाती है, तो उसको सुधारने का मौका तक दिया जाता है। एक बार सभी बच्चे चैट पर बताएं, क्या यहां तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? चलिए, मेरे पास में ज्यादातर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। बच्चों अब इस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज और एमओयू वाले से मैं आपको 3 छोटे छोटे से सब पॉइंट पढ़ा रहा हूं, वो 1 मार्क के लिए अगर बाई चांस आ जाए, आज तक उन पर क्वेश्चन नहीं आया है, बट बाई चांस आ जाए तो 2 मिनट की बात है, आप सुन लीजिए जल्दी से। देखिए ये जो एमओयू होता है ना, एमओयू, इसके अंदर सबसे टॉप, आप ऐसे समझ लीजिए एमओयू जो है ना, उसकी 2 अलग अलग एक तरह से ब्रांचेस टाइप होती है, मतलब उसके लिए जो उसके असिस्टेंट होते हैं एक तरह से, एक होती है हाई पावर कमिटी, एक होती है हाई पावर कमिटी, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग बैठते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन, अब तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है, उसका पहले सेक्रेटरी बैठता था, है ना। और इन लोगों का काम क्या होता था, इन लोगों का काम होता था ईयर टू ईयर ये देखना कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, इसने एमओयू को फुलफिल किया कि नहीं किया। तो ये जो एमओयू है, इसकी एक तो हो गई हाई पावर कमिटी, और एक दूसरी और ब्रांच होती है जिसे टास्क फोर्स बोला जाता है। ये क्या देखता है, ये टेक्निकल मैटर देखता है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं या पोर्टल चल रहा है या जो भी डिजिटल नेस में काम हो रहा है, उसमें टेक्निकल काम सही चल रहा है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे इंस्टीट्यूट का ऐप है, अब वो ऐप के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो मुझे नहीं आती, मैं कॉमर्स का बंदा हूँ, तो मैंने कुछ बंदे हायर किए हुए हैं, और जिससे हमने ऐप बनवाया है उसके हमें सपोर्ट है, वो हमारी टास्क फोर्स है, वो हमारी, वो टेक्निकल काम संभाल लेता है, जो भी प्रॉब्लम होती है मैं बोलता हूँ भैया तुम देख लो, तुम संभाल लो, क्लियर है।
और इन दोनों का हेड होता है एमओयू डिवीजन। एमओयू डिवीजन इन दोनों का हेड है, मतलब ये हाई पावर कमिटी और ये जो आपका टास्क फोर्स है ये एमओयू डिवीजन के लिए काम। बस इतना याद रखना है आपको कि अगर ये आ जाए कि टास्क फोर्स क्या है तो आप समझ, आप बता देना टेक्निकल मैटर्स को संभालता है। अगर ये आ जाए हाई पावर कमिटी क्या है तो वो ड्राफ्ट वो देखती है कि एमओयू का जो ड्राफ्ट है उसकी जो टर्म्स कंडीशन है वो फुलफिल हुई कि नहीं, और इन दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा है, एमओयू डिवीजन इनको रेगुलेट कर रहा है। यहां तक आप लोग एक बार लास्ट बार मुझे कंफर्म कर दो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला चैप्टर है वो यहां एंड होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए